हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गया था। अब थर्ड है हाँ न्यूली स्टेबलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नव स्थापित वाणिज्यिक बैंक। सुनिए, इसमें देश में 1991 से लागू आर्थिक सुधारों के तारतम्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में नए वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी किए गए। निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी बैंक स्थापित किए गए, जिसमें से यूटीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख हैं। वर्ष 1995 से 1995 से 96 से देश में स्थापित किए हुए वाणिज्यिक बैंक हैं यूटीआई बैंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। प्रारंभ में इन बैंकों ने बड़े नगरों में कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु धीरे धीरे इनकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। ये बैंक देश में स्थापित विदेशी विनिमय बैंकों की तरह कार्य कर रहे हैं तथा उनके प्रतियोगी हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ऋण गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने के बावजूद निजी क्षेत्र के इन नए बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने जो दिशा निर्देश 30 जनवरी 2001 को जारी किए हैं वे हैं: नंबर 1, बैंक की प्रारंभिक चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल को न्यूनतम 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। नंबर 2, कारोबार आरंभ करने के 3 वर्षों के अंदर चुकता पूंजी को 300 करोड़ रुपए करने की अनिवार्यता। नंबर 3, बैंक की चुकता पूंजी में प्रवर्तकों का योगदान पूर्ववत न्यूनतम 40% तथा शेष भाग सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकत्रित करने के निर्देश। नंबर 4, बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा सीधे ही किसी बैंक का प्रवर्तन करने पर रोक। नंबर 5, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीएस को बैंक में रूपांतरित होने की अनुमति, परंतु यह अनुमति केवल उन्हीं एनबीएफसीएस को है जिनका पूंजी पर्याप्त मानक न्यूनतम 12% हो। नंबर 6, निजी क्षेत्र में नए बैंकों को अपने कुल उधारों का 40% भाग प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराने का निर्देश। साथ ही पूंजी पर्याप्तता मानक 10% रखने तथा अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के में खोलने के निर्देश। अन्य अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत उन वाणिज्यिक बैंकों को सम्मिलित किया गया है जो उपयुक्त बैंकों की श्रेणी में आच्छादित नहीं हैं। ये बैंक प्रायः दक्षिण भारत के व्यापारिक नगरों में कार्यरत हैं तथा वे उसी तरह की सुविधाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं जैसा कि सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक बहुत बड़े नहीं हैं तथा इनके कार्यक्षेत्र सीमित हैं। अगला नंबर 4 आता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। कुछ विदेशी बैंक भारत में स्थित अपनी शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के सामान्य कार्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय के व्यापार से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के कारण इन बैंकों को भारत में विदेशी विनिमय बैंक अथवा विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक स्वदेशी बैंकों की अपेक्षा अधिक दक्षता से कार्य करते हैं तथा आधुनिक बैंकिंग की सुविधाएं
यथा एटीएम तथा व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड आदि अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। इन बैंकों की कुछ शाखाएं वर्ष के 365 दिन तथा 24 घंटे ग्राहकों के लिए खुली रहती हैं। ये बैंक अनुसूचित बैंक हैं तथा इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का उसी तरह नियंत्रण है जैसा कि भारतीय बैंकों पर होता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने देश में कार्यरत विदेशी बैंकों को शाखा विस्तार की अनुमति प्रदान करने के साथ साथ अन्य विदेशी बैंकों को भी भारत में कार्यरत खोलने की अनुमति प्रदान की है। 30 जून 2011 तक देश में विदेशी बैंकों की कुल 318 शाखाएं कार्यरत थीं। इन बैंकों की कार्यप्रणाली से इनकी जमाएं बढ़ती जा रही हैं तथा ये बैंक उद्योग और व्यापार क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर 5 आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स यानी कि गैर अनुसूचित बैंक। वे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूचित सूची में सम्मिलित होता है उन्हें अनुसूचित बैंक और जिन बैंकों का नाम द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। गैर अनुसूचित बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व बैंक का स्तर बहुत न्यून होता है। ये बैंक रिजर्व बैंक से वे सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते जो अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती हैं। इन पर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। इन बैंकों का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। 30 जून 2011 को देश में गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या 55 थी। अब अगला आता है नंबर 6 रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी कर देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की घोषणा की तथा 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इन बैंकों को भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जून 2005 के अंत में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,507 शाखाएं देश के 500 जिले में कार्य कर रही थीं। इन बैंकों को सशक्त बनाने की दृष्टि से सितंबर 2005 में इन बैंकों को चरणबद्ध तरीके से विलय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तदनुसार 31 मार्च 2010 को इन बैंकों की संख्या 82 हो गई। 30 जून 2011 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 15,777 शाखाएं कार्य कर रही थीं, जिनमें से 11,876 यानी कि 75.3% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। अप्रैल 1997 से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने का कार्य भी इन्हें सौंप दिया गया। इनकी ब्याज दरों को भी नियंत्रण मुक्त किया गया है। कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनिवासियों के खाते के रुपये में खोल सकते हैं। मार्च 2009 के अंत तक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बकाया ऋण राशि 60,159.74 करोड़ रुपए तथा 1,05,568 करोड़ रुपए की जमा राशियाँ थीं। कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनिवासियों के खाते रुपयों में खोल सकते हैं। अब आता है इसके बाद ही इसी का ही है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, रोल ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स।
वाणिज्यिक बैंक देश की वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों ने बचतों को गतिमान करने में सराहनीय कार्य किया है। 2 दिसंबर 2011 को इन बैंकों की कुल जमाएं 57,10,061 करोड़ रुपए थी, जबकि यह जमाएं मार्च 2000 में 8,13,345 करोड़ रुपए थी। बैंक जमा विस्तार के साथ साथ बैंक उधार का भी लगातार विस्तार हुआ है। बैंक अब उद्योग, व्यापार तथा कृषि की उधार संबंधी आवश्यकताओं के लिए कहीं अधिक मात्रा में वित्त उपलब्ध कराते हैं। मार्च 2000 में बैंक उधार 4,35,958 करोड़ रुपए था, जो 2 दिसंबर 2011 तक बढ़कर 42,45,421 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। 30 जून 2011 को देश में कुल अनुसूचित बैंकों की संख्या 90,775 थी, जिसमें से 33,779 यानी कि 37.2% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बैंक, विनियोग विकास बैंक। पहले विनियोग विकास बैंक उद्योगों के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये बैंक अथवा संस्थाएं नई योजनाओं, उनके विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु संस्थागत वित्त उपलब्ध कराती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिन विकास वित्त बैंक स्थानों की देश में स्थापना की गई, उनमें प्रमुख हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे बाद में भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक कहा गया 1971, राज्य वित्त निगम 1951, निर्यात आयात बैंक 1982, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 तथा राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 आदि। ये वित्तीय संस्थान दीर्घकालीन उधार की पूर्ति करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।